बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, फिर चंद ही घंटों के बाद उस रेफरेंस को वापस ले लिया। पीटीआई ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि रेफरेंस में मज़ीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए इस रेफरेंस को वापस लिया है और ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील करने के हवाले से कुछ नुकात हैं जिसे शामिल किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है उसके बाद में फिर दोबारा से रेफरेंस दायर करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस वापस लिया है, कुछ जो ज़राए हैं और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मामला तय पा रहे हैं। क्या मामला तय पाने की वजह से रेफरेंस वापस लिया है या फिर वाकई कानूनी पहलू थे जिन्हें मज़ीद उजागर करना मकसद था रेफरेंस वापस लेने का? और एक रेफरेंस हुकूमत की जानिब से भी दायर किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस पीडीएम ने दायर किया है उसमें आर्टिकल 63 का हवाला दिया गया है। 63(1)(f) के तहत ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। क्या ये रेफरेंस कारगर साबित होगा? और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से। हुकूमत एक बार फिर से पुरुमीद है, रवां माह के आखिर में फिर से एक मुज़ाकरात होंगे जिसमें वो जो IMF के साथ मुआहदा हुआ था जो सिर्फ हतमी नहीं था, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्टाफ लेवल पर मुज़ाकरात हुए, बात आगे नहीं बढ़ी। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल क्लियर और फाइनल हो जाएंगे और मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी। क्या जल्द खुशखबरी इस हवाले से मिलने वाली है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रेफरेंस दायर किया, फिर वापस ले लिया, मकसद कानूनी पहलुओं को ही उजागर करना है या फिर कई मामला तय पा रहे हैं? नहीं, हम ज़्यादा बना लेते हैं, सोच लेते हैं, मामला क्या तय पाएंगे। यानी कि आप मामला तय पाने का मतलब है कि ये तय हो जाए कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे देंगे वगैरह वगैरह, या कोई उनसे सुलह कैसी हो जाएगी? टूटी हुई है तो सुलह कैसी हो जाएगी, क्या उसकी शक्ल बनेगी? कहीं किसी और के लगता कहने पे भी यही तो है कि रेफरेंस उनको वापस ये लिया जा रेफरेंस सकता जो है है, ना मीर रेफरेंस साहब? बनता नहीं है, उनको अंदाजा था। कुछ पीटीआई के पास ऐसे वकील हैं जो शोर शराबा तो बहुत करते हैं अदालतों में, लेकिन वो शोर शराबे के लिए हैं, हंगामा करने के लिए हैं। बाबर अवान है मसलन हमारे दोस्त, वो बस हंगामा खूब करेंगे, लेकिन कानूनी नुकात पर, जैसे कुछ शरीफुद्दीन पीरजादा होते थे, कि ब्रोही होते थे या इस तरह के लोग होते थे, चाहे वो उल्टी बात करते हों लेकिन दलील के साथ करते हैं, वो नहीं। इनको अंदाजा है कि रेफरेंस को भी कामयाब नहीं होता। ये रेफरेंस को, यानी कि इस तरह का रेफरेंस खासतौर पर कोई अगर देगा तो आसानी के साथ उसको कामयाब नहीं किया जाएगा। तासुर ये दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इनके साथ है, वो इनके हक में फैसला देगा। इस वक्त तासुर दिया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है उन लोगों को भी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने जो रेफरेंस दायर किया तो उनको ख्याल आया कि ओहो, हम तो ये कह इसमें ऐड करेंगे कि इन्होंने जो फैसला दिया है उस फैसले को 2 बार देखा है, फलां बात क्यों की है, अब दलील क्या दी है कि इन्होंने जी मुलाकात की थी, पहले चंद दिन पहले मुलाकात की थी, ये फैसले हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो आपकी सरकारी एक्टिविटी में अगर किसी जज की या किसी भी कोई फैसला वो करता है तो फैसले के खिलाफ तो रेफरेंस नहीं आता। या अगर उसका कंडक्ट ये है कि वो सारी चीजें कानून के आर्बिट के अंदर करता है तो रेफरेंस तो नहीं बनता। इनको मालूम है कि ये रेफरेंस नहीं बन रहा, लेकिन ये और चारा कोई नहीं जाओगे तो हम रेफरेंस देंगे, और रेफरेंस नहीं देंगे तो हम रास्त इकदाम करेंगे, इस्तीफा दो वरना हम रास्त इकदाम करेंगे। आज ये भी कहा फवाद चौधरी ने, रास्त इकदाम क्या होगा भाई? पूछ ले अगर कोई कि रास्त इकदाम करेंगे वो होगा क्या, तो शायद किसी को भी ना पता हो वो क्या होगा क्या नहीं होगा। ना मैं कोई इशारे करना चाहता हूँ कि ये होगा वो होगा। ये एक जंग है, सियासी जंग है जो सियासी तौर पर वो लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब जो मुकदमा का फैसला आ गया है, अब आने के बाद वो कहेंगे जी फैसला दे दिया उन्होंने गलत। अब गलत फैसला देने पे तो आप रेफरेंस दायर नहीं कर सकते, अपील कर सकते हैं, अपील कीजिएगा और अपील आपका हक है, हो सकता है आपकी अपील सुनी जाए। लेकिन जज के खिलाफ रेफरेंस करना कि जज ने फैसला जो किया है वो चूंकि गलत किया है, वो 22 है इसलिए वो 22 है, और चूंकि वो 22 है इसलिए उसकी छुट्टी करा दी जाए, ये गालबन जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कभी होता है, और ये इस बात का इल्म पीटीआई को भी है। लेकिन वो चूंकि ये एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, एक शोर वोगा करना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास बंदे हैं माशाल्लाह, मीडिया के सामने बोलने वाले हैं, अदालतों में भी कुछ हंगामा कर लेंगे, वो कुछ इस तरह की सूरत पैदा कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मैटर है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की आर्बिट में आता हो,
या ऑर्बिट पे तो आता है, हर चीज़ आती है, लेकिन ये है कि जिसको वो एंटरटेन कर सकें और देख सकें। वो कितने ज़ोर-शोर से किया था काली फाइज़ा के बारे में खिलाफ, और हम्म, फिर बाद में मालूम कर रहे हैं कि हमसे गलत मशवरा दिया गया, गलत किया गया। आप भी किसी जी अच्छे कानूनदान से पूछ लें, अच्छे कानूनदान से मेरा मतलब है, और वो शायद वो आपको मशवरा दे दे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सियासी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करते रहिए। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, रेफरेंस दायर किया पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फिर वापस ले लिया। मकसद वाकई कानूनी पहलुओं को मजीद उजागर करना है या फिर कहीं मामला तय पा रहे हैं? जवाब गो कि आपका सवाल पीटीआई से मुतालिक है, लेकिन जो सियासी हालात हैं और जिस किस्म की यहाँ गुफ्तगू और डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें तो सारी पार्टियां ही इस वक्त किसी एक एजिटेटिव मूड के अंदर हैं। एक सख्त किस्म का एजिटेटेड सोच, एजिटेटेड माइंडसेट चल रहा है, और सियासत का जो महवर है वो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, और फिर ये इस किस्म की बातचीत। मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे जब पनामा केस आया था, तो उसके अंदर जब ये मामला हुआ और ये कोर्ट में चला गया पनामा केस के बाद, तो क्या उसके ऊपर कोई शक शुबा था किसी को कि ये जो अमल जो बाहर से किसी का सबूत आया है, इसमें कोई शक है? लेकिन जब इतना शोर मचाया जाता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ डिस्कोर्स के अंदर शोर मचाया जा रहा है, दोनों तरफ से, वो अपना दफ़ा करते हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं इस वक़्त हुकूमत वाले उनके ऊपर। हुकूमत ऑफ़ेंसिव है और वो इस वक़्त अपने डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। उनका जो ऑफ़ेंसिव है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, और उसकी बुनियाद उन्होंने बहुत पहले रख दी थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के, क्योंकि वो समझते थे कि जब अगले इलेक्शन जब भी आएँगे, इस साल आएँ या उससे अगले साल, तो इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे शायद उनको वो नताइज ना मिल पाएँ, जो कि उनका हक बनता है, ये उनकी सोच है। इसलिए वो तो प्लान पहले से लेके बैठे हुए थे। लेकिन ये जो पिछले हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपको एक शोर-ओ-गुआ नज़र आता है, जो जिस जिस किस्म का तूफ़ान उठा है, जो शोर उठा है हुकूमत की तरफ से, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़, क्या मुझे ये बताइए कि क्या किसी ने अभी तक रेफ़रेंस दायर कर दिया है? क्या किसी जज ने फ़ैसला कर दिया है कि इमरान खान नाअहल हो गया? किसी ने कह दिया है कि पार्टी जो है ये इसको बैन कर दिया गया? ये तो बातचीत हो रही है। रोज़ाना खबरों में कोई ना 4-5 वज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कर देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी बुनियाद है, तो इसको कानून के दायरे में ले आइए, और कानून का दायरा जो है, कानून का दायरा मेरे ख़्याल में किसी भी तरीके से कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जो कि हमारे कानून और हमारे आइन के खिलाफ होगा। फिर मुझे बताइए, अगर हम तारीखी तौर पर भी देख लें, तो जो किया हमने पहले इससे, किसी ने भी किया, कभी ज़ियाउल हक ने किया, कभी किसी और ने किया, कभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, तो क्या वो पनप पाया यहाँ हमारे माहौल के अंदर? जब वो नहीं पनपा, तो ये क्यों पनपेगा? आप किसी पॉपुलर लीडर को, पॉपुलर पार्टी को आप बैन नहीं कर सकते, आप जो मर्ज़ी जतन कर लें। तो इसलिए ये जो शोर है, जो शराबा है, इसकी कोई समझ और कोई तुक नहीं है, सिवाय बजाय इसके कि पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं, उन पे फ़ोकस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म समेत सारी की सारी कैबिनेट जितनी मीटिंग्स होती हैं, इसमें कभी आपको कोई पॉलिसी डिसीजन नज़र आता है, सिवाय इसके कि इमरान खान को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए? तो आपका सवाल जो बुनियादी तौर पर ये था कि क्या इसमें किसी उम्मीद की कोई किरण है? मेरे ख़्याल में उम्मीद की एक ही किरण है, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए तमाम पार्टियाँ लाज़िम व मलज़ूम हैं, और कोई इनको हटाने की अहलियत नहीं रखता। रखने वाले होते तो बहुत पहले कर चुके होते। तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ़ सिर्फ़ शोर है इस वक़्त। राइट। रजा रोमी साहब, पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, फिर वापस ले लिया। क्या वाकई में कानूनी पहलुओं को उजागर करना मकसद है या फिर कहीं कोई मामला तय पा रहे हैं? नहीं, मामलात तो देखिए अल्टीमेटली जो तय पाएंगे इसी तरह ही होता है हमारे यहाँ। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि वो रेफरेंस अभी बनता नहीं है, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो सियासी है, ज़्यादातर सियासी मामला है। जहाँ पर पहले आपको पता है कि इस फॉरेन फंडिंग के केस आने से पहले एक पूरी मुहिम चलाई गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे तब भी कहा गया कि जी वो उन पे एतबार नहीं है और वो धांधली कराएंगे या कर रहे हैं, और फिर वो दावा भी गलत साबित हुआ। हकाइक देखिए ना, हकाइक अल्टीमेटली फिर प्रिवेल करते हैं। तो हकाइक ने ये साबित किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बेहतरीन शफाफ इंतखाबात का इंतज़ाम किया था। उसके बाद भी बहरहाल वो बयानिया चलता रहा। खान साहब ने तो नई बात ये कह दी कि उन्होंने तो लगाया ही नहीं था, उनको ज़मानत दी गई थी, न्यूट्रल्स ने लगवाया था। यानी कि वो भी अब हर चीज़ अपना किया हुआ फैसला जो है वो न्यूट्रल्स के खाते में डाल रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी उन्होंने यही काम किया है। अब रेफरेंस का भी बहुत ऐलान हुआ, फिर बाद में आई थिंक लीगल एडवाइस आई होगी कि शायद
इससे कुछ बनेगा नहीं और कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एंटरटेन नहीं करेगी। देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है रेफरेंस, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस साहब और दो होते हैं। जो जो सीनियर जजेस हैं इस वक्त, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और दूसरे वो मसूद साहब, वो दोनों, उनकी भी आपने व्यूज देख लिए, वो इंतहाई इंडिपेंडेंट जजेस हैं और उनका रुझान जो है वो कतन किसी पार्टी की तरफ नहीं है, बिशमूल इमरान खान और पीटीआई के। तो वो तो तीन तो वहां पर लोग मौजूद हैं, उसके अलावा दो हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होते हैं। वहां भी मेरे ख्याल से पीटीआई को कोई रिलीफ मुमकिन नहीं है। देखिए ना, पीटीआई को आदत पड़ गई है एक 3 रुकनी बेंच की, कि जो उनके जो जो पिटिशन जाए और वहां से ठकाठक उनके हक में फैसले आ जाए। अब यहाँ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, 3 रुकनी बेंच तो है नहीं। इसलिए ये भी उनके लॉयर्स ने इसको असेस किया होगा और वापस लेके अब कोई नई हिकमत अमली वो बनाएंगे। जी ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हुक्मरान इत्तेहाद ने भी इमरान खान की नाअहली के हवाले से रेफरेंस दायर किया है, क्या ये रेफरेंस कारगर साबित होगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुक्मरान इत्तेहाद ने भी एक रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के खिलाफ। नाअहली के हवाले से आइन के आर्टिकल 63 का हवाला दिया गया और उसके तहत उनको नाअहल करने का मुतालबा किया गया है। रजा रूमी साहब, क्या ये रेफरेंस कारगर साबित होगा? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल रूमी साहब, बीच में चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ एकदम ही। ठीक। अच्छा रूमी साहब, हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है, आइन के आर्टिकल 63(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। ये रेफरेंस का मतन है। तो क्या ये रेफरेंस जो हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान के खिलाफ दायर किया, ये कारगर साबित होगा? देखिए ये कारगर, ये भी मुश्किल है कि ये कारगर साबित हो। अगरचे के केस तो बनता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के फैसले देखें, जिस तरह से उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मेयर टेक्निकलिटी के ऊपर, वो भी बहुत ही जिसे कहना चाहिए वीक ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल कर दिया था फॉर लाइफ। तो यकीनन यहाँ पे अगर कोर्ट का रुझान होगा उस सिमत में, तो बिल्कुल ये इमरान खान साहब के सर पे लटकती तलवार है। अब टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने जो एफिडेविट्स जमा कराए हैं, जो उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं प्रोहिबिटेड या ममनुआ फंडिंग जो कि कंपनी से, फॉरेन नेशनल से, उसके ऊपर उनके दस्तखत है इसे, और वो सबमिट कराते रहे। तो वहां पे जो सादिक और अमीन वाला मामला है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट को उनको पहले सादिक और अमीन करार दे चुकी है, तो यकीनन अब इन जो नए डॉक्यूमेंट्स और नए जो शवाहिद आए और इलेक्शन कमीशन की रूलिंग के बाद तो क्लियर हो जाता है कि वो जो अगर उनको पता था या नहीं पता था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एक बहुत पुराना मकूला है। और ये सबसे पहले जब आप कानून पढ़ते हैं तो सबसे पहला यही चीज आप सीखते हैं कि आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी मुझे तो पता नहीं, मुझसे तो साइन करा लिए गए थे। अगर आप जी शऊर और होशमंद शख्स हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। और बार बार उसको इतने सालों से, इसीलिए अब हमें समझ में आया कि क्यों डिले की जा रही थी, ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि ये वाला मामला खुलना था। इसलिए अब ये मामला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बॉल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है लिटरली। और क्या वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये एक अलग मामला है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल मैं खिलाफ हूं। मैं समझता हूँ किसी भी पॉपुलर लीडर को आप इस तरह से इन कानूनी शिकों के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब को किया था, वो बिल्कुल गलत था और उसका खमियाजा भुगत रही है आज भी पाकिस्तान की सियासत। और अभी तक जो है इस्तेहकाम नहीं आ सका। पिछले आप देख लीजिए 6 सालों में सियासत काम नाम की चीज ही नहीं रही। और अगर आप अब इमरान खान को भी ये करेंगे तो इससे और मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर चाहिए कि जो कुछ उन्होंने पहले किया, जो नवाज शरीफ वाला फैसला है उसको भी ठीक करे। और अगर वो ठीक नहीं करते
तो ये नहीं हो सकता कि एक लीडर को तो आप छोटी सी चीज पे कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह जो लेनी थी वसूल नहीं किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, और दूसरे को आप फॉल्स एफिडेविट्स के ऊपर जो है सबमिट कराने के बावजूद छोड़ देंगे। ये हो नहीं सकता। हम्म। तो इसलिए अब ये मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। वो इमरान खान का नहीं है। इमरान खान तो किसी न किसी सूरत में उनके हामी मौजूद हैं, लाखों करोड़ों में वो उनके साथ रहेंगे, उनका सियासत में एक रोल रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहैसियत एक इदारा जिसका के काम इंसाफ फराहम करना और आइन पे की अमलदारी है, ये उनका कड़ा इम्तिहान कि उससे कैसे वो बर्दाश्त होते हैं। जी सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? इमरान खान के खिलाफ भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में हुक्मरान इत्तेहाद ने दायर किया है, ये रेफरेंस कारगर होगा? इसमें कामयाबी मिलेगी हुक्मरान इत्तेहाद को? आप क्या समझते हैं? ये नजर उम्मीद ठीक कह रहे हैं कि इम्कानात तो पूरे मौजूद हैं। कानून तो यही कहता है कि कोर्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोर्ट की हैत जो बनेगी, 3 रुकनी बेंच ही बनेगा या कुछ और होगा, वो देखने वाली बात है। ये तो फुल कोर्ट का डिमांड करेंगे, उसका मुतालबा करेंगे। पार्टी पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस शायद अभी दाखिल नहीं किया गया, और इमरान खान के बारे में नायरी का जो है दायर किया गया है। ये सारी बातें जो हैं, ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में कोर्ट किस तरह बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, कोर्ट जो है ना, किसी के जर खरीद भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है परवेज लाई के हवाले से, और उस पर नून लीग बहुत उसको दावदान कर रही है, और उसकी बहुत सी वजूह हैं, बहुत सी बैकग्राउंड है, बहुत सा पस मंजर है, उसके हवाले से कर रही है। हो सकता है कि अगर वो फुल कोर्ट बना देते तो उसका फैसला भी यही आता, लेकिन ये मसला नहीं है। एक कोर्ट की रेपुटेशन पर, खासतौर पर 5 जजों की तैनाती पर, उस पर जो शोर उठा है, जो हंगामा उठा है, कोर्ट भी अब जरा वीक ग्राउंड पर है, वीक फुटिंग पर है। तो उसको समझ नहीं आ रही उसने क्या करना है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखिए, ये मसला ना कोर्ट का है, ना पीएमए का है, या हुकूमती इत्तेहाद का है, ना पीटीआई का है। ये पूरे मुल्क की कलेक्टिव विजडम का मसला है, और कलेक्टिव विजडम हमारे यहाँ आम तौर पर रिफ्लेक्ट होती है उस सूरत में जिसको हम आम तौर पर एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। याद रहे, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट एक पूरी एक एक एक, एक हमारी एक बासर कुव्वत होती है, तो दुनिया के हर मुल्क में काम करती है, हुबल वतनी के तकाजों के तहत भी काम करती है, गलत फैसले भी करती है, कंट्रोल भी करती है हुकूमतों को। उसके आप अनडेमोक्रेटिक कह लें या कुछ कह लें, लेकिन ये मुल्कों की बका के लिए, बचत के लिए, सलामती के लिए जरूरी हुआ करती है। इमरान खान ने अपने आप को जहां पहुंचाया है, उसने रियासत के साथ भी लड़ाई ली है, उसने रियासत के सारे इदारों के साथ लड़ाई ली है, उसने बहुत कुछ किया है। अब जब ये फैसला आया है और उसके बाद इकदाम चल रहे हैं और हुकूमत भी कुछ कर रही है, तो सोचना पड़ेगा कि हमारी रियासत ने क्या सोचा है, कि इमरान को कितनी छुट्टी देनी है, उसको जितना लाडलापन है क्या उसको जारी रखना है, या उसके बारे में कुछ कुछ इकदाम करना है। मेरी इस बात को गैर जमहूरी समझा जाएगा। हो सकता है ये कहा जाए कि ये तज्जियाती उसूलों के मुनाफी बात है, ये तो आप पता नहीं साक्षी थेरी बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि अभी ये 2-3 महीने हमारे यहाँ इसी तरह कन्फ्यूजन में गुजरेंगे, जैसा कि मुझे नजर आता है। और इन 2-3 महीनों में पता नहीं अप्स एंड डाउन कितने आते रहे। उसके बाद नजर आएगा कि ये हमारी कुव्वतें किस तरह बैठ रही हैं। अदालतें भी फैसला करते हुए बहुत सी बातों पर गौर करेंगी, बहुत सी बातों पर सोचेंगी। उन्हें भी मुल्क के बारे में सोचना है, उन्हें भी अपनी इज्जत के बारे में सोचना है। उन्होंने जो बाजी में फैसले किए हुए हैं, रजा रुकनी ठीक कहते हैं, या वो जो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देने की बात हो रही है, कि या तो फिर आप नवाज शरीफ के बारे में उसको किस बात पे आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आप उसके कारोबार की बात करते हैं, तो उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। जो अरब शयूक के साथ कारोबार करते हैं, उनके मामला बड़े और तरह के होते हैं। वो बहुत सी बातें होती हैं जो बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने इशारे उस पर मिलते हैं उनके केस में। हमारे यहाँ उसको और तरह लिया जाता है, और कानून लिया जाता है, और किया जाता है। हमने हर चीज को जो है सियासत की नजर कर दिया है। हमारे यहाँ मलिक रियाज तो कारोबार कर सकता है, लेकिन कोई और शरीफ आदमी जो है ना, वो कारोबार करेगा तो फंस जाए। कोई भी करेगा, किसी के जो कारपोरेट करप्शन जिसका नाम आप देते हैं, वो निकाल लें, जहांगीर तरीन को उठा के देखें, फेयर आदमी है कारोबार में। पीटीआई के अंदर जो लोग थे, उनमें से फेयरेस्ट आदमी गिना जाता था, लेकिन आप किसी को उठा के देखें, किसी बात ऐसे आदमी को, किसी को आपको यही नजर आए। तो मेरा ये वो हाल है कि हमें सोचना चाहिए कि अदालतों के जो फैसले भी आते हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि अगर अदालतें
इंसाफ के सिर्फ इंसाफ का तराजू तोलें, तो जो फैसले उन्होंने किए हैं उसके तहत इमरान खान के सर पर तलवार लटकती रहेगी। रजा रूमी ने ठीक कहा है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का रेफरेंस है, ये कारगर साबित होगा? अच्छा, इससे पहले कि मैं ये इसका जवाब दूं, पाकिस्तान की जो इस वक्त बहस, फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूँ, उसी जवाब पे, कि डिस्कोर्स जो है, जो हमारी डिस्कशन है, जो गुफ्तगू है, जो बयानियाँ है पाकिस्तान के इस वक्त, जो इंटेलिजेंशिया है, उनका क्या है? दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्रो इमरान, एंटी इमरान। इमरान खान डिफाइन कर रहा है आपकी सियासत को। अगर आप उसे नफरत भी करते हैं तो आप मजबूर हैं कि इमरान खान का नाम लें। जब कोई इतनी बड़ी हकीकत आपके सर पे सवार हो तो उस पहाड़ को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक करके देखें कि पिछले 15 दिन से, 20 दिन से है क्या हुकूमत, क्या हुकूमत को सपोर्ट करने वाले, क्या हमारी डिस्कशंस का जो तर्ज और अंदाज, दो ही चीज़ों पे, एंटी इमरान, प्रो इमरान। तो जब आपको इमरान खान ऐसे डिफाइन कर रहा हो सियासत को, तो उसको कौन हटाएगा? कैसे हटा सकता है? वो कैसे हटेगा? अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ कि अगर ये रेफरेंस फाइल हो चुका है, मैं आज भी वो सुन रहा था, हमारी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है उनकी, तो कह रही है कि हुकूमत रेफरेंस दायर कर रही है, अभी लेके नहीं गई, रेफरेंस को लेके नहीं गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दायर कर इलेक्शन रही है। कमीशन ने कर दिया सर। इलेक्शन कमीशन में तो कोई फायदा ही कोई नहीं है। उसका 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 मैंने कल जैसे कहा था कि दायर का उनका तो कोई फायदा ही कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर करने का। इसको तो वहां पे लेके जाना चाहिए जहां पर नवाज शरीफ साहब का हुआ था। बहरहाल, पाकिस्तान या किसी भी डेमोक्रेसी की असास क्या है? रूल ऑफ लॉ। और क्या हम किसी मुजरिम के लिए, चाहे वो सही है गलत है, जब डिक्लेयर हो चुका और है, और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इस किस्म का काम हुआ है, जब जुर्म हो चुका, सरजद हो चुका, तो हम इसलिए माफ़ी तलब करें क्योंकि अगर आप इसके खिलाफ काम नहीं करोगे तो फिर उसकी भी माफ़ी जो है बनती है। अगर इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और हम सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, अगर हम उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं तो फिर तो कोई बहुत बड़ा गैप है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। रूल ऑफ लॉ ये नहीं है कि नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया जाए। रूल ऑफ लॉ ये है कि अगर इमरान खान ने गलती की है तो फिर उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, उसके साथ और जितने भी लोग हैं जिनके इस वक्त केसेस हैं, उनको भी उनके ट्रायल्स होने चाहिए, उनके ट्रायल को रोका नहीं जा सकता। और जिन जिन को खलासी दे दी गई और माफ़ी दे दी गई सिर्फ इसलिए कि वो शायद एक इस वक्त मुश्किल सूरत में थे, उनको वापस अदालतों के आगे जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इसे कहते हैं। अगर कानून और मैं आपको बता दूं कि अगर कानून को हम उसे शॉर्टकट मारेंगे, उसे दूरी इख्तियार करेंगे, ये माशरा बिखर जाएगा। आज आप सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान खान की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र के अंदर यहाँ का जो आम आदमी है वो कानून अपने हाथ में ले लेगा। हमें बहुत सोच समझ के इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ये लड़ाई PMLN और PTI की तो हो सकती है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानियों के बीच में इसके जो बीज बोए जा रहे हैं वो नहीं बोए जाने चाहिए। ये आम आदमी अपने हाथ में कानून ले लेगा और फिर कहीं कहीं पे भी हमारे लिए छुपने की जगह नहीं रहेगी। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल, आप कहते हैं कि इमरान खान की नाअहली, ना इमरान खान नाअहल होगा, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल होगा। मेरी नज़र के अंदर दोनों ही रेफरेंसेस गलत चीज़ों पे, गलत बुनियाद पे बनाए गए हैं और गलत नीयत के साथ बनाए गए हैं। इसलिए मेरा ख्याल है जो मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानियों की जो इस वक्त के हालात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनके अंदर से कोई चीज़ निकाली जाए, उसके ख़िलाफ़ किया जाए। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, हुकूमत की जानिब से भी IMF प्रोग्राम बहाली का बता दिया गया है, रवा माह के आखिर तक ये प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। तो क्या कोई जल्द खुशखबरी मिलने वाली है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने आज वाज़े कर दिया कि रवा माह के आखिर तक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम बहाल करवाने में कामयाब हो जाएगा। रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है। शहजाद चौधरी साहब, जल्द कोई खुशखबरी इस हवाले से मिलने वाली है, मईशत के हवाले से? मेरा ख्याल है खुशखबरी तो मिल चुकी, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर
हमारा जो रुपया है वो 25 रुपये मजबूत हो गया डॉलर के खिलाफ अगेंस्ट। तो ये तो खुशखबरी ऑलरेडी आ चुकी कल के दिन में और आज के दिन में, यानी 245 से हम आ गए नीचे 220 पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सवाल एक छूट गई है बहुत बड़ा। सवाल ये है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ जो अब किया जा रहा है। हालांकि आईएमएफ ने तो अभी तक अभी भी करना है, आईएमएफ का तो अभी आएगा, वो जो मुआहदा होगा उसके पैसे आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इतना फर्क पड़ा। और सवाल ये किया जा रहा है कि जो कुछ ना कुछ इन 2 दिनों में हुआ है वो पहले क्यों नहीं हुआ। क्या उसके लिए कोई सियासी कीमत थी जो कि अदा की जानी चाहिए थी? क्या वो अदा कर दी गई? इस वजह से फिर हुकूमत वक्त जिसके पास तमाम लिवर्स होते हैं मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, उनको इस्तेमाल किया जाता है, बैंकों को इस्तेमाल किया जाता है, बैंकों को लाइन में लाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज जो ये जो एजेंट्स होते हैं, एफपी एजेंट्स जो मनी चेंजर्स, उनको लाइन में लाया जाता है। आज वो आपने सुना बोस्तान खान साहब आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने कमेंट्स दिए एक चैनल के ऊपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सब कुछ मुमकिन था और बोस्तान खान साहब ने आके ये बताना था हमें कि असल में ये तब्दीलियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये बड़े हमारे कमाल की परफॉर्मेंस हो गई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो ये काम पहले भी किया जा सकता था। तो अब मुझे लगता है कि जो काम करवाना चाह रही थी गवर्नमेंट, वो काम जब हो गया, जो शोर शराबा मचाना था मचा लिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम काम वो करेंगे जिससे डार साहब पहले और अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस डॉलर को नीचे ला सकते हैं। और भी आएगा और आप देखेंगे कि जाएगा 180-185 तक, क्योंकि उसका RER कहते हैं कि 200 से कम है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो खुशखबरी भी होनी भी चाहिए और अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा अच्छी हो, और पिछले 2 दिनों में आ भी गई। लेकिन मुझे उसकी कुछ रूट्स थोड़ी सी ज़रा लगती हैं कि ये पहले क्यों नहीं किया, इतना नुकसान क्यों पहुँचाने दिया लोगों को भी और सल्तनत को भी। सजाद मीर साहब, हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाली के लिए पुरुमीद है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा रवा माह के आखिर तक IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और हर सूरत होना भी चाहिए। कोई जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि रुपया भी मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है। 25 रुपये तगड़ा हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले में पिछले 2 दिनों में। देखें, IMF प्रोग्राम को है, मसला ये है कि IMF प्रोग्राम को फॉर्मली बहाल होने के लिए उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जरूरी है। वो 25 अगस्त को हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि 25 अगस्त से पहले कुछ कर दो, पैसे वैसे दे दो हमें। वो कहते हैं भाई ये आलमी अदारा है, इंटरनेशनल अदारा है और उसूलों के तहत काम करता है, पूरी दुनिया की मईशत कंट्रोल करता है। ये ऐसे तो नहीं है कि चुटकी बजाते आपको पैसे दे दिए। अरब शेख तो नहीं है कि बैठे हुए पैसे दे देते हैं, बाद में कुछ फैसला कर लेंगे। तो वो तो अंडरस्टूड था कि ये IMF का तहत जो हमारी मुश्किलात थी वो तय हो चुकी हैं। मुझे याद है एक बार शहबाज शरीफ से बात हुई थी, उसने कहा था वो मसला तो तय हो चुका है। ये सब कन्विंस है, लेकिन ये कन्विंस नहीं कर सके मार्केट को मुफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम रखता है कि बेचारे में कोई तपड़ी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया है, तो लोग मार्केट में लगता है कि स्टेबिलिटी आ गई है, लोग जो हैं बड़े खुश हैं और वो रुपये को कर रहे हैं। लेकिन स्पेकुलेट करने को जो चाहे कर लें, आप जो चाहे कहना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कि सीधी बात यह है कि महीने का जब इख्तिताम हुआ और बैलेंस शीट सामने आई, तो मालूम हुआ कि हमारी इम्पोर्ट्स कम हुई हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो इतनी कम नहीं हुई जितनी कम होनी चाहिए थी। बैलेंस शीट हमारी बेहतर है। जब ये हुआ कि डॉलर आ रहा है और बाहर कब जा रहा है और हमारे पास कुछ डीजल था, कुछ और चीज़ें थी जो 1.5-2 महीने तक हमारी कफालत करेंगी, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि मालूम हुआ कि डॉलर मौजूद है, मार्केट में लेकर फिरते रह गया और वो अब 230 पे बेचते थे, वो कोई लेता नहीं था। उनको मालूम था डॉलर और नीचे आएगा। अब ये भी तासुर हो गया कि भाई IMF का जो प्रोग्राम है वो आने वाला है और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और वजारत खजाना ने, यानी वजारत खजाना ने और स्टेट बैंक ने मिलकर बयान दिया है कि ये सारी जो सूरत हाल है ये डॉलर के बारे में ये स्पेकुलेटिव है, ओरिजिनल नहीं है। फिर उन्होंने शायद कुछ बात, गवर्नर जो थे वो एक्टिंग थे, वो भी बेचारे कोई एक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब मेरा ख्याल में इन्होंने उनको कुछ कहा है, पुराने गवर्नर भी करते रहे थे, माशदान कहते हैं वो करते रहे, तो इन्होंने इतना इंटरवीन किया है कि बैंकों को भी 2-4 पे पाबंदी लगाई है। 1-2 जो डीलर होते हैं उनको भी टाइप किया है और कहा है कि ये और कुछ ये मार्केट के ये इंडिकेशन भी आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट के बिल बहुत बड़े हुआ करते थे और जब हमारे पास डॉलर की कमी हुआ जाया करती थी, वो इस वक्त नहीं है और आइंदा 1.5-2 महीने नहीं रहेगी।
और 1.5-2 महीने में हम IMF पे पैसे आ जाएंगे और दोस्त मुल्कों ने जो वादे किए हुए, आज ही चीन ने ऐलान किया, आज किया या कल किया कि ऐलान किया कि पाकिस्तान से जो कर्जे की वापसी थी $2 अरब की या कितने की, वो हमने 1 साल के लिए डेफर कर दी है। ये तो कर्जा ही हो गया ना, यानी हमने पैसा देना था, उन्होंने कहा ऐसे 2 साल 1 साल के बाद दे देना। ठीक है, हमें उस पर शायद इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो हुई हैं और कुछ दोस्त मुल्कों से डेफर्ड पेमेंट पे जो चीजें आनी थी, अब लोगों को यकीन हो गया कि ये हो जाएगा। और जब लोगों को यकीन हो गया है तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। और बोस्तानी उसने तो कहा है कि ये इस बात का इम्कान है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम 180 190 पे भी आ सकते हैं, तो डॉलर की असल कीमत थी। वफ्तार यही होता था कि भाई इसके तो इकोनॉमिक पहलू है नहीं, हो तो मैं कुछ करूँ ना, जब इसके इकोनॉमिक पहलू नहीं है तो मैं कैसे करूँ। मुल्क की इंस्टेबिलिटी थी, ये कुछ मामला थे जो फिर आप जोड़ रहे हैं लोग, मैं नहीं जोड़ता उस पर, मैं नहीं उस तरह की बात करना चाहता, लेकिन मुझे कहता हूँ कि अब कुछ मार्केट को ये तासुर मिल गया है, चुनांचे आपकी स्टॉक मार्केट भी बेहतर होना शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट आपकी एक जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में 52,000 तक पहुंची हुई थी, अब वो 39 पे आई हुई थी, अब फिर 41 पे 42 पे चली गई है। हमारी स्टॉक मार्केट में बड़ी पोटेंशियल है और हमारी इकोनॉमी में भी ऐसी नहीं है कि इसकी ग्रोथ ना हो, बड़ी आसानी के साथ 5-6% ग्रोथ रेट दे सकती है। अब प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम है, गलतियां भी माजी में हुई होगी और हुई हैं, यकीनी तौर पे हुई हैं, हमने रास्ते गलत इख्तियार किए हैं। अब मुल्क को जिस इंस्टेबिलिटी की तरफ हमने डाला है, उसका नतीजा ये है कि हम फंस गए हैं, बहुत चुंगल में फंस गए हैं, इंशाल्लाह निकल आए। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पुर उम्मीद है, कुछ जल्द खुशखबरी मिलने वाली है? रज़ा रूमी साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक, रज़ा रूमी साहब हमारे साथ नहीं है, प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचा। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।